जय हिंद साथियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके जो डिस्प्यूट्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सरकार की तरफ से एक नेगोशिएटिंग मशीनरी का प्रावधान है। और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि ये नेगोशिएटिंग मशीनरी किस किस लेवल पर कैसे काम करती है। हो सकता है वो वीडियो आपने देखा हो सकता है वो वीडियो आपने ना देखा हो। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो नेगोशिएटिंग मशीनरी के जो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, किस लेवल पर क्या क्या काम करता है, तो उन्हीं में से आज अब अगले पार्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे लोवेस्ट लेवल से, जो कि नेगोशिएटिंग मशीनरी के मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, लोवेस्ट लेवल, मिडल लेवल और टॉप लेवल। तो आज हम लोवेस्ट लेवल की बात करने वाले हैं। और लोवेस्ट लेवल में जो 4 चीज़ें मैंने बताई थी, एक यूनियन, वेलफेयर कमेटी, वर्क्स कमेटी और जेसीएम। तो इन चारों पार्ट्स में से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेलफेयर कमेटी के बारे में। ये वेलफेयर कमेटी क्या होती है और कैसे ये बनती है, ठीक है। वेलफेयर कमेटी आपकी यूनिट लेवल पर बनती है, यानी कि लोकल लेवल पर, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। और ये वेलफेयर कमेटी कहाँ पर बनेगी? वहाँ बनेगी जहाँ पर वर्क्स कमेटी नहीं बन सकती। वर्क्स कमेटी कब बनती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो एक तो ये कंडीशन है कि जिस यूनिट में वर्क्स कमेटी का गठन नहीं हो सकता, वहाँ पर वेलफेयर कमेटी बनानी पड़ेगी, या कह लो कि बनती है। और दूसरा ये कि वो यूनिट्स जहाँ पर यूनियन रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि जहाँ पर यूनियन काम नहीं कर सकती, वहाँ पर भी वेलफेयर कमेटी बनेगी। अब इन दोनों ही कंडीशन में वेलफेयर कमेटी कैसे काम करेगी? पहले तो ये कि वेलफेयर कमेटी बनाने के लिए आपकी यूनिट में कम से कम 15 डिफेंस सिविलियन कर्मचारी होने चाहिए। 15-16, इससे ऊपर जो मर्जी हो, तो आप तब वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में, आपकी यूनिट में 15 से कम डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, तो आप वेलफेयर कमेटी नहीं बना सकते, एक बात। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए? 99, मतलब 15 से लेकर 99 के बीच में अगर आपके ऑफिस में कर्मचारी हैं सिविलियन, तो आप वेलफेयर कमेटी बना सकते हो। और अगर 100 या 100 से ज़्यादा आपके कर्मचारी हैं, तो आपकी बनेगी वर्क्स कमेटी। और अगर वर्क्स कमेटी बन गई तो वेलफेयर कमेटी वहाँ पर नहीं बनती, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ इसी चीज़ को। आपके ऑफिस में या आपकी यूनिट में कम से कम 15 डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज का होना ज़रूरी है, तब आप वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं। अगर 15 से नीचे है तो आप वेलफेयर कमेटी नहीं बना सकते। और 15 से लेकर 99 कर्मचारियों की संख्या तक अगर कर्मचारी हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 90, 95, 98, 99, यहाँ तक आपके पास कोई भी संख्या में कर्मचारी हैं, तो आप वेलफेयर कमेटी बना सकते हैं। लेकिन अगर 99 से ज़्यादा, यानी कि 100 या 100 से ज़्यादा कर्मचारी आपके ऑफिस में हैं, तो वहाँ पर वेलफेयर कमेटी नहीं बनेगी, वहाँ पर आप वर्क्स कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। वर्क्स कमेटी क्या होती है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे काम करती है, इसके बारे में डिटेल में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक तो ये कंडीशन हो गई आपकी। दूसरी कंडीशन क्या है? बहुत सी इंस्टॉलेशंस और यूनिट ऐसी होती हैं जहाँ पर यूनियन रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि यूनियन काम नहीं कर सकती। जैसे आपका मिलिट्री हॉस्पिटल हो गया, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट होगी, या अदर कोई भी आपकी आर्मी यूनिट्स या इस्टेब्लिशमेंट हो सकती हैं, जैसे कि बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पर SRO 17 लागू होता है, तो वहाँ पर भी आप वेलफेयर कमेटी ही बना सकते हो, यूनियन काम नहीं कर सकती। इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। इससे आगे वेलफेयर कमेटी बनती क्यों है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्मी हेडक्वार्टर ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाइडलाइंस के अनुसार जो प्रॉपर इसका वेलफेयर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा, उसके अकॉर्डिंगली ही पूरा आपको डिटेल में पढ़कर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ सके
क्योंकि यही वो मंच हैं अलग अलग तरह के जिनके ऊपर या जिनकी मदद से आप अपने मुद्दे सोल्व करवाते हो या हम मुद्दे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज्ञान अधूरा मत रखिए, इस वीडियो पूरा देखिए और अन्य सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके। चलिए, ये जो वेलफेयर कमेटी होती है इसका एम क्या है? इसका एम है सिविलियन एम्प्लॉयज़ को एक मंच प्रदान करना जहां से वो अपने ग्रीवेंसेज, अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं आपके हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टॉलेशन ओसी यानी कि कमांडिंग ऑफिसर कह सकते हो आप उनको, उनके सामने रख सके और वहाँ से उनका समाधान करवा सके। दूसरा क्या एम है, इसका उद्देश्य है कि कर्मचारी और अधिकारी के बीच में एक अच्छा रिलेशन बन सके, एक अंडरस्टैंडिंग बन सके ताकि वो अच्छे से वर्कआउट कर सके उन एरियाज में। ठीक है। एक और उद्देश्य है कि भाई जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं या यूँ कह लो विभाग है और कर्मचारी हैं, उन दोनों की कंबाइंड सर्विसेज के लिए वेलफेयर को ध्यान में रखा जाए सिविलियन एम्प्लॉयज़ की समस्याओं को देखते हुए। ठीक है, ये हैं इसके उद्देश्य। वेलफेयर कमेटी में जो मुख्य से मुख्य बात होती है कि आप किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक तो कोई भी जनरल आपके ग्रीवेंसेज हो सकते हैं, मतलब सभी कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं, मुद्दे। दूसरा कोई इंडिविजुअल ग्रीवेंसेज भी हो सकता है वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली। मान लो आप 15, 20, 50 जितने भी कर्मचारी हैं, किसी एक कर्मचारी की कोई बड़ी समस्या या कोई भी समस्या आ रही है काम करने में, तो उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो, उस मंच के ऊपर अपने डिस्कशन कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी वेलफेयर मैटर हैं, वो कोई भी वेलफेयर के मैटर हो सकते हैं, जैसे अपना प्रोविज़न ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर मील्स, खाने की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, लेबोरेटरीज, वॉशिंग अरेंजमेंट्स, क्लॉक रूम्स, वेंटिलेशन, हीटिंग या लाइटनिंग, सैनिटेशन, सेफ्टी मेजर्स, फर्स्ट एड किट्स वगैरह, टूल किट्स वगैरह, या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हों जो कि एक तरीके से आपके वेलफेयर के मुद्दे हैं, इनको आप वहाँ पे रख सकते हो। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन में क्या है कि जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और जिन कर्मचारियों के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हैं इस तरीके की, वो इसमें नॉमिनेट अपने आप को नहीं कर सकता है, वो इसका मेंबर नहीं हो सकता। अब मेंबर भी इसमें 2 साइड से होते हैं। कुछ वेलफेयर कमेटी के मेंबर वो होते हैं जो कर्मचारियों की साइड से होते हैं और कुछ फिर विभाग की यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं। इसका चेयरमैन होता है आपका ओसी या सीओ कह लो, हेड ऑफ द स्टाफ, हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, वो इसका चेयरमैन होता है। जो ऑफिस साइड के मेंबर होते हैं उनको तो वो आपका जो चेयरमैन होगा, जो कमांडिंग ऑफिसर होगा, वो नियुक्त करेगा। और जो वर्कर साइड के होते हैं, जहाँ पर यूनियन एक्टिव होती है यानी कि यूनियन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वहाँ पर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं, वहाँ पर यूनियन किस तरह की है, अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन है या सिर्फ रजिस्टर्ड यूनियन है, क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट जनरली तौर पे ये होता है, अगर 2 यूनियन है तो 2 मेंबर एक यूनियन के, 2 मेंबर एक यूनियन के। अगर एक ही यूनियन है तो चारों मेंबर एक ही यूनियन के। 2 से ज़्यादा यूनियन है तो उसके हिसाब से मेंबर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ये वहाँ की कंडीशन है जहाँ पर यूनियन एक्टिव होती है, जहाँ पर यूनियन का काम लागू होता है, यूनियन रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। अब आ जाता है जी सेकंड पॉइंट, वो एरियाज जहाँ पर यूनियन एक्टिव नहीं होती है या जहाँ पर यूनियन की जो वर्किंग है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहाँ पर ये कंपोजिशन आपकी कैसे बनेगी? मेंबर वहाँ पर भी मैक्सिमम 6 ही होंगे और वही कंडीशन उसमें है कि भाई डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, कोई क्रिमिनल केस वगैरह ना हो तो नॉमिनेशन कर सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तो नहीं कर सकता। अब उसमें भी एक चीज़ वही है, जो ऑफिस साइड के, डिपार्टमेंट साइड के मेंबर होंगे वो आपका कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त करेगा। लेकिन जो वर्कर साइड के आपके मेंबर होंगे उनके लिए क्या है, या तो जितने आपके कर्मचारी हैं वो एक मीटिंग बुलाएं
वो डिसाइड करें कि उन्हें कौन से मेंबर वेलफेयर कमेटी टीम में भेजने हैं। अगर सर्वसहमति से ये निर्णय ले लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मान लो 6 से ज़्यादा मेंबर खड़े हो जाते हैं, नहीं जी मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मुझे भी आगे जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो उस कंडीशन में आपका होता है चुनाव। उस चुनाव की एक होती है प्रक्रिया। उसके लिए सभी मेंबर जो वेलफेयर कमेटी में जाने के इच्छुक हैं उनके नॉमिनेशन फार्म भरवाए जाते हैं, फिर एक वोटिंग डे सेलेक्ट किया जाता है, फिर चुनाव होता है। जितने कर्मचारी वहाँ पर मौजूद हैं वो वोट डालेंगे और कौन कर्मचारी जीतेगा वो आगे वेलफेयर कमेटी में जाएगा। इसकी संपूर्ण डिटेल PDF बनाकर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे चाहिए वो मेरे से ले सकता है, या इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगी। उसका मैं पूरा गूगल ड्राइव लिंक बनाकर इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखे बिना आप समझ नहीं पाओगे कई चीज़ों को, इसलिए पहले वीडियो पूरा देखें तब उसे इसमें आप समझें। इसकी मीटिंग कैसे होती है? 2 महीने में एक बार इसकी मीटिंग होती है वेलफेयर कमेटी की, या जब भी ज़रूरत हो इमरजेंसी टाइम में। ऐसा नहीं है कि बस 2 महीने है तो 2 महीने में ही होगी। 1 महीने में ज़रूरत पड़ेगी, पता चले 15 दिन के बाद ज़रूरत पड़ रही है, तो जो वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं वो अपने चेयरमैन को लिख सकते हैं कि जी अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए, या अगर चेयरमैन को लगता है कि मीटिंग की ज़रूरत है तो वो एक लेटर जारी कर सकते हैं कि भाई इस डेट में अपना वेलफेयर कमेटी की मीटिंग होनी है। तो ये होता है उसका तरीका। ये मीटिंग जो होती है ये आपके वर्किंग आवर्स में ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई बोले वर्किंग आवर में आप ड्यूटी करोगे और वर्किंग आवर के बाद मीटिंग की जाएगी, नहीं, ये आपके वर्किंग आवर्स में ही होगी। जो ड्यूटी आवर होंगे उसमें ही इसकी मीटिंग होगी। दूसरी चीज़, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं वो सारे ही उस मीटिंग में प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। हो सकता है 6 मेंबर में से 2 मेंबर प्रेजेंट ना हो तो 4 मेंबर में भी हो सकता, कम से कम 2 मेंबरों का मीटिंग में मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है। अब जो मीटिंग होते हैं इसमें फैसिलिटी क्या है कि जब मीटिंग करनी होती है, आप मीटिंग करने की जगह पर ऑफिस में थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं तो एकोमोडेशन बैठने के लिए जगह वो आपका कमांडिंग ऑफिसर देगा, और अदर फैसिलिटीज़ पेपर पेन वर्किंग करने के लिए जो भी चीज़ है, पंखा लाइट जो वहाँ पर व्यवस्था है, अगर टी स्नैक्स वगैरह जो भी है वो आपका चेयरमैन आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है जी, ये सुविधा आपको मिलती है। इसके अलावा क्या होता है, मीटिंग बुलाने से पहले आप अपने एजेंडा पॉइंट पेपर पर लिखकर आपके कमांडिंग ऑफिसर को, या कि यूँ कह लो कि चेयरमैन ऑफ वेलफेयर कमेटी को भेज सकते हैं कि जी हमारे ये एजेंडा ऑफ पॉइंट्स हैं, ये मुद्दे, इन पे हमें चर्चा करनी है, तो वेलफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। ये वेलफेयर कमेटी की जो मीटिंग्स हैं कितनी इंपॉर्टेंट हैं, इनकी मिनट्स हायर अथॉरिटी को भी जाती है। ठीक है। दूसरी, अगर आपकी यूनिट में कोई CO, कोई भी कमांडिंग ऑफिसर अगर वेलफेयर कमेटी नहीं बना रहा है और कर्मचारियों की समस्याएं हैं, तो आप MP4 को इसकी शिकायत कर सकते हैं आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली, जो कि आपका मतलब यूँ कह लो कि सेंट्रल लेबर कमिश्नर वहीं पर बैठता है, वहाँ पे शिकायत जा सकती है। मिनट्स जो बनती हैं कि आज की मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, उसके क्या निष्कर्ष निकाले गए, क्या समाधान निकाले गए, उनकी कॉपी भी MP4 को भेजी जा सकती है या यूनिट की हायर अथॉरिटी को भेजी जा सकती है, कोई इशू नहीं है। उससे आगे सारी यूनिट्स में एक एनुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि सब एरिया कमांडर या उसके इक्विवेलेंट हायर अथॉरिटी करती है, हर साल यूनिट का इंस्पेक्शन करती है। तो उस इंस्पेक्शन में जो सब एरिया कमांडर होता है या उसके इक्विवेलेंट जो भी अधिकारी होता है, वो वेलफेयर कमेटी की मीटिंग्स जो भी हुई हैं और उनकी जो भी मिनट्स हुई हैं, जो रजिस्टर में उनके मिनट्स मेंशन है, उनको वो चेकआउट कर सकता है और वो चेक करने की उसके पास पावर है। और जो वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनाकर हायर अथॉरिटी को भेजता है, तो उस रिपोर्ट के अंदर वो लिख सकता है कि इस यूनिट में 1 साल में इतनी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग हुई, उनके ये परिणाम निकले, या कि इस यूनिट में इस 1 साल में वेलफेयर कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, यानी कि कर्मचारियों के ग्रीवेंसेज नहीं सुने गए।
समथिंग जो भी वहाँ का हो। तो कहने की बात ये है, वेलफेयर कमेटी में भी बहुत पावर होती है, लेकिन इन चीज़ों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? वो है आप कर्मचारियों की यूनिटी। बहुत से साथी कहते हैं अगर कर्मचारियों में यूनिटी होगी तो वेलफेयर कमेटी, वर्क्स कमेटी, जेसीएम यूनियन की ज़रूरत क्या है? भाई जी बहुत ज़रूरत है। आपकी अकेली यूनिटी ही काम नहीं करती, आपके पास मंच भी तो होना चाहिए। आप किस मंच पर जाके रखेंगे, किस मोर्चे से आप लड़ाई लड़ेंगे आपकी? इसलिए वेलफेयर कमेटी, वर्क्स कमेटी, यूनियन, जेसीएम, फेडरेशंस ये बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के संबंध में, वेलफेयर कमेटी के संबंध में आपको कोई चीज़ मेरे इस वीडियो में समझ ना आई हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछनी हो, अगर आपके वहाँ पे सीईओ नहीं बना रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर कोई लेटर वगैरह लिखने हैं तो किस तरीके से क्या लिखना है, या जो भी XYZ आपको इसके संबंध में पूछना है, आप कमेंट में डालिए आपकी डिटेल्स, मुझसे पूछिए, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पर डालिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा भी अदर किसी टॉपिक पे आपको कुछ पूछना है, किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्क्स कमेटी के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर अगर यहाँ तक आए हैं, अगर आपको असलियत में पूरी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे वर्क्स कमेटी के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए। और मैं तो कहूँगा कि आपको ये चीज़ बिल्कुल समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे ना तो भाई साहब आप आधे लीडर खुद बन जाओगे, आपको ज़्यादा लीडरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो लोकल लेवल पर हल होने के होते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अगर लोकल लेवल पर डिस्कस हो जाएं और हल हो जाएं तो हायर अथॉरिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए। अगले वीडियो में वर्क्स कमेटी के बारे में संपूर्ण डिटेल लेकर आपके सामने फिर आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।